नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल बड़े कमाल के होते हैं। ऐसे पल जब एक छोटी सी अकेली चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। आज हम बात करेंगे 1857 के भारतीय विद्रोह की। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक सिपाही के बगावती तेवर से। मारो फिरंगी को, ये नारा था मंगल पांडे का। सोचिए, एक आवाज जिसने इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। तो चलिए इसी ललकार के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मंगल पांडे थे कौन, कहां से आए थे? देखिए, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा से थे। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और 1849 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के तौर पे भर्ती हो गए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1849 में फौज ज्वाइन की और 1857 में शहीद हो गए। मतलब सिर्फ 8 साल के अंदर एक सिपाही एक शहीद बन गया। 29 मार्च 1857 ये वो तारीख है जब उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और फिर ठीक 10 दिन बाद उन्हें इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह पूरा विद्रोह सिर्फ एक सिपाही और एक नई राइफल के कारतूस का मामला था? क्या मंगल पांडे का गुस्सा बस एक अचानक हुई घटना थी, या ये उस आग की पहली लौ थी जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी? तो चलिए इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे इन 5 हिस्सों में देखते हैं। एक सिपाही का विद्रोह, इसके पीछे के गहरे कारण, वो कारतूस वाली चिंगारी, फिर कैसे ये स्वतंत्रता की ज्वाला बनी, और आखिर में इस क्रांति की विरासत क्या रही। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और चलते हैं सीधा उस दिन जब ये चिंगारी भड़की। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर का परेड ग्राउंड। मंगल पांडे ने खुलेआम अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करो, और उन्होंने साफ मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इससे यह साफ हो गया था कि गुस्सा सिर्फ एक सिपाही के दिल में नहीं बल्कि कईयों के दिलों में था। तो जैसा हमने कहा, मंगल पांडे का विद्रोह तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली चीज तो वो बारूद का ढेर था जिस पर यह चिंगारी गिरी, और ये बारूद सालों से जमा हो रहा था। तो चलिए अब उन गहरे कारणों को समझते हैं, वो ईंधन जिसने इस आग को हवा दी। सबसे पहले नजर डालते हैं राजनैतिक शिकायतों पर। वो कौन सी पॉलिसीज थीं जिन्होंने भारतीय राजाओं, नवाबों और जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था? सोचकर देखिए, एक के बाद एक रियासतें अंग्रेजी हुकूमत में मिलाई जा रही थीं। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, फिर कुशासन का बहाना बनाकर अवध पर कब्जा, इन सब ने भारतीय शासकों के मन में एक डर पैदा कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनका राजपाट, उनकी विरासत कुछ भी अब सुरक्षित नहीं है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत था क्या? देखिए, ये सीधी सी एक हड़प नीति थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में। और इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी, नागपुर ऐसे कई बड़े बड़े राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए। अब देखिए, जब राजनीतिक ताकत हाथ से जाती है तो अक्सर आर्थिक शोषण का दरवाजा खुल जाता है, और भारत में भी बिल्कुल यही हुआ। राजनीतिक गुस्से के साथ साथ देश में फैली आर्थिक बदहाली ने भी, कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे, हमारी कारीगरी सब चौपट हो गए। किसानों पर लगान का बोझ इतना था कि वो बर्बाद हो रहे थे। कच्चा माल यहां से इंग्लैंड जाता और वहां से तैयार माल महंगे दामों पर यहीं बेचा जाता। मतलब ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये भारत को एक सिस्टम के तहत गरीब बनाने की पूरी प्रक्रिया थी। नतीजा, हर तरफ गरीबी और भुखमरी। राजनीतिक और आर्थिक वजहें तो थीं ही, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के मन में अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर भी एक गहरा डर घर कर गया था। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने जैसे कुछ सामाजिक सुधार जरूर किए, लेकिन उस वक्त के समाज ने इसे अपने रीति रिवाजों में दखलंदाजी की तरह देखा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों ने लोगों के मन में ये डर पैदा कर दिया कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं, और ये डर बहुत तेजी से फैल रहा था। और अब बात करते हैं उस सेना की जिसके दम पर अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर रहे थे। विडंबना देखिए,
उसी सेना के अंदर असंतोष की आग सबसे ज्यादा धधक रही थी। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव तो जैसे आम बात थी। अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले तनख्वाह कम, प्रमोशन के मौके ना के बराबर। फिर 1856 में एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत उन्हें समंदर पार जाकर भी सेवा करनी पड़ती थी, जो उस समय कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। तो ये सिर्फ नौकरी की शिकायतें नहीं थी, ये उनके सम्मान पर, उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। तो अब तक हमने देखा, माहौल पूरी तरह से तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तंगी, सामाजिक डर और सेना के अंदर का असंतोष। मतलब हर तरफ बारूद बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल का कारतूस। हुआ ये कि एक अफवाह फैली कि इन नई राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है, और राइफल में गोली भरने के लिए उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र हैं और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई और उन्हें एक साथ भड़का दिया। बैरकपुर में जो चिंगारी मंगल पांडे ने जलाई थी, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी ज्वाला बन गई। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और बस इसके बाद तो ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी जैसे बड़े बड़े सेंटर्स तक फैल गई। और जल्द ही ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक जन विद्रोह में बदल गया। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसने भारत के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस विद्रोह को देखने के दो नजरिए हैं। अंग्रेज इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, मतलब ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गदर था। वहीं भारतीय राष्ट्रवादी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की पहली बड़ी राष्ट्रीय कोशिश। देखिए, घटना एक ही है, लेकिन उसे बयां करने वाली कहानियां कितनी अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस असफल क्रांति ने भारत के भविष्य को कैसे बदला। देखिए, 1857 का विद्रोह अपने मकसद में भले ही कामयाब न हुआ हो, लेकिन इसने कंपनी राज का अंत कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बने। इसने एक ऐसी चिंगारी जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी, और इसी चिंगारी ने उस लंबी लड़ाई की नींव रखी जिसकी मंजिल 90 साल बाद